नमस्कार साथियों, सृष्टि एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले राजस्थान इतिहास के उन टॉपिक्स के बारे में जो हमारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं। जैसे पटवार ले लीजिए, रिटमेंस ले लीजिए, हमारी सीईटी ले लीजिए, बीएसटीसी वाला एग्जाम ले लीजिए, पीटीईटी ले लीजिए, हमारी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब में हम ये पढ़ने वाले होते हैं। हम इन टॉपिक्स को 3 भागों में विभाजित करने वाले हैं। कौन से विभाग से कौन सा टॉपिक हम पढ़ते हैं, किस जगह से हमारे ये टॉपिक्स आते हैं, तो हम सभी उन टॉपिक्सों का अध्ययन करने वाले हैं। आइए देखते हैं। राजस्थान इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। किसकी बात करेंगे? प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास में हमारे कौन कौन से टॉपिक इससे जुड़े हुए हैं या इसमें हम पढ़ेंगे। फिर आता है साहब हमारे मध्यकालीन इतिहास। क्या आता है भाई? हमारे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो आता है हमारा टॉपिक आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास। विद्यार्थियों, अगर हम इसे विश्व के संदर्भ में या भारत के संदर्भ में भी पढ़े तभी हम हमारे जो टॉपिक्स आते हैं इतिहास से संबंधित, हम उनको इन्हीं तरीके से विभाजित करते हैं। अगर हम बात करें मानव की उत्पत्ति से लेकर के, तो बात आती है हमारी पाषाण काल से संबंधित, हमारी सभ्यताओं से संबंधित। हम बात करें कि पहले मानव उत्पत्ति के समय कैसे रहता होगा, तो वही हम सभी बातें करते कि आखेट करता था, शिकार करता था, उसके बाद में वो पशु को अपना आहार बनाता था, कच्चा मांस खाता था। धीरे धीरे उसने अग्नि प्रज्वलित करी, फिर उसने पाषाण का प्रयोग करना प्रारंभ किया, उसके हथियार बनाए। धीरे धीरे वो अपने आप में विकास करता गया और विकास करते करते वह उसने अपना जो जीवन का जीविका का पार्जन करना प्रारंभ किया, वो कृषि के ऊपर भी आने लगा। और कृषि से संबंधित बात आती है, उसने अपने समूह को इकट्ठा करना प्रारंभ किया। वो समूह में रहना प्रारंभ हुआ, कृषि करने लगा। कृषि के साथ साथ जैसे जैसे उनके समूह बनने लगे, समूह बनते बनते उन्हें सभ्यताओं में वो ढलते गए और एक सभ्यताएं हमारी प्रारंभ हो गई। सभ्यताओं में अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हमारी सिंधु सभ्यता की बात आती है। विश्व में अगर हम बात करें तो चीन की सभ्यता आ जाती है, मिस्र की सभ्यता आ जाती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आ जाती है। राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारी कालीबंगा, आहड़, बेराट वगैरह आदि सभ्यताएं आ जाती है। हम जो हमारे टॉपिक्स को प्रारंभ करने वाले हैं वो आता है हमारे प्राचीन इतिहास में सभ्यताएं। क्या आता है भाई? सभ्यताएं। और इन सभ्यताओं में हम पढ़ने वाले हैं वो सभ्यताएं हैं हमारी सभ्यता आ जाती है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता आ जाती है भाई? कालीबंगा सभ्यता। फिर हमारी सभ्यता आती है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता। हम जो हमारी मुख्य मुख्य सभ्यता है वो है आहड़, उसके बाद गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता आ जाती है। फिर इसके बाद बात करें तो हमारी बागोर सभ्यता आ जाती है, बागोर सभ्यता आ जाती है। बालाथल आ जाती है, बालाथल सभ्यता आ जाती है। बाकी अन्य सभ्यताओं में हम बाकी की सभ्यताएं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सभ्यताओं के बाद में जैसे जैसे हमारे मानव का विकास होता गया, हम विकास के ओर अग्रसर होते गए। हमने इन सभ्यताओं के बाद में हमारा एक काल आता है और उस काल का नाम आता है, हम उसके बारे में बात करते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल यानी कि उसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय आता है उसको हम ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद की उसमें रचना हुई। ऋग्वेद में जब रचना की गई तो कहा जाता है कि साहब वो उसकी जो रचना हुई वो सरस्वती नदी के किनारे हुई। सरस्वती नदी यानी कि आज हम अगर बात करें तो राजस्थान की घग्गर नदी को ही सरस्वती नदी कहा जाता है। वही नदी हमारी आज लुप्त अवस्था में पाई जाती है और घग्गर नदी हम उसको कहते हैं। ठीक है, ऋग्वैदिक हमारी जो आर्य जब आए और वैदिक सभ्यता की जो बात आती है तो हमारे उसमें 4 वेदों की रचना हुई। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों की इसमें रचना होती है और इसे हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो फिर हमारे यहाँ आर्य से संबंधित बात होती है। आर्य से संबंधित बात अगर आती है तो आर्य जनपद, आर्य जो आए उन्होंने जनपद बनाए, यानी कि हमारा एक टॉपिक आता है जनपद। कौन सा टॉपिक आता है? जनपद। हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे राजस्थान से कौन कौन से जो
जनपद थे जो सटे हुए थे, या कितने जनपद थे जो हमारे राजस्थान में उत्पन्न हुए, यहाँ पर रहे, उन सभी जनपदों के हम बारे में बात करने वाले हैं। जनपदों के बाद में हम बात करते हैं मौर्य वंश की। मौर्य वंश की बात करते हैं। मौर्य वंश के बाद हम गुप्त वंश की बात करते हैं। गुप्त वंश जब धीरे धीरे समाप्त होता है, फिर हमारा एक वंश प्रारंभ होता है और उस वंश का नाम आता है वर्धन वंश। और वर्धन वंश में एक प्रतापी शासक हुआ और उस प्रतापी शासक का नाम आता है हर्षवर्धन। क्या नाम आता है? हर्षवर्धन। कहा जाता है उस प्रतापी शासक का नाम आता है साहब हमारे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हम धीरे धीरे इन बातों को समझते हुए हमारे राजस्थान इतिहास के सभी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन सबसे प्रतापी सम्राट शासक हुए। ठीक है, इनकी मृत्यु 7वीं सदी के लगभग होती है। 7वीं सदी में इनकी मृत्यु होती है और जैसे इनकी मृत्यु होती है, कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद से भारत के जितने भी राजा थे उन्होंने सबने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, सभी अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। कुछ राजा महाराजा ऐसे भी थे जो दुर्बल थे, जिनके ऊपर बाहरी लोगों ने आक्रमण करके अधिकार कर लिए थे, और कुछ राजाओं ने अपने साम्राज्य विस्तार करके उनको दबा लिए थे। ऐसे करके सभी राज्य अपने अपने स्वतंत्र हो गए थे और इन्हीं बातों का फायदा उठा करके, इन्हीं बातों का लाभ उठा करके बाहरी आक्रांता आने लगे और उन पर आक्रमण करने लगे। उन्हीं आक्रमणों का सामना किया हमारे राजपूत शासकों ने, राजस्थान के राजपूत शासकों ने। हम 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के काल को, 12वीं सदी तक के काल को राजपूत काल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं भाई? राजपूत काल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, हम अब जब वापस प्रवेश करते हैं मध्यकालीन इतिहास की ओर, देखिए जैसे हम मध्यकालीन इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वर्धन वंश के बाद हमारी राजनीतिक स्थिरता न रही और भारत खंड खंड राज्यों में बट गया। ठीक है, यहाँ पर बात आती है कि बाहरी आक्रमण हुए, जिनमें सबसे पहला जो आक्रमण हुआ, जिनमें सबसे पहले जो बाहरी आक्रांता आए वो आक्रांता थे अरब। कौन से आक्रांता थे? अरब। फिर आते हैं हमारे तुर्क। तुर्क, इनमें जो पहला आक्रांता आता है उसका नाम आता है मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा आक्रांता आता है? मोहम्मद बिन कासिम। ये यहाँ पर आक्रमण सबसे पहले करता है। इन आक्रमणों का जो सामना किया गया, भारी आक्रमणों का, उनमें हमारे जो शासक आते हैं, हमारे जो राजा आते हैं, वो आते हैं गुर्जर प्रतिहार। जो हमारे शासक रहे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, चौहान, परमार, परमार, चालुक्य, चालुक्य। इन शासकों ने इनका बहुत अच्छे तरीके से इनका विरोध किया। इनको राजस्थान की भूमि में प्रवेश नहीं करने दिया गया। भारत के लिए भी इन योद्धाओं ने, भारत की सीमा से भी इनको खदेड़ा गया, सब जगह से इनको खदेड़ खदेड़ कर भगाया गया। अगर हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य, जिनमें से चालुक्य शासकों का यहाँ पर राजस्थान में अस्तित्व कम देखने को मिलता है। हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमारों ने इनका भरसक विरोध किया, इनको भारत की सीमाओं से बाहर भी खदेड़ा। अब जैसे जैसे इनका आक्रमण यहाँ होता गया, फिर बाद में हमारे यहाँ पर सल्तनत काल प्रारंभ हुआ। कौन सा काल? सल्तनत काल यहाँ पर प्रारंभ होता है। लेकिन उसमें हमारे एक योद्धा आते हैं चौहान। कौन से योद्धा आते हैं? चौहान। और यहाँ पर एक युद्ध होता है, तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध। फिर होता है हमारे तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध। और जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, ये हुआ था हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के मध्य। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय रहा। यह युद्ध निर्णायक रहा। इस युद्ध ने हमारे भारत की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। यानी कि यहां पर से ही हमारे ऊपर बाहरी आक्रांताओं का शासन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, यहां पर मोहम्मद गोरी का एक गुलाम आता है, उस गुलाम का नाम आता है कुतुबुद्दीन। क्या नाम आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये गुलाम था और इसने गुलाम वंश का
प्रारंभ किया। ठीक है, इसने गुलाम वंश का प्रारंभ किया। गुलाम वंश के बाद में इसने खिलजी वंश का प्रारंभ किया। इसके बाद में खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। इसके बाद में खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। खिलजियों के बाद में तुगलक वंश का प्रारंभ होता है। तुगलक वंश का प्रारंभ होता है। सैयद वंश का प्रारंभ होता है। सैयद के बाद में लोधी वंश का प्रारंभ होता है। साहब, इन सभी वंशों ने जो हमारे भारत के ऊपर अधिकार राज किया, शासन किया, इसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। और इन सभी सल्तनत काल के शासकों का विरोध हमारे राजस्थान के राजाओं के द्वारा किया गया। उन सभी राजस्थान के राजाओं में हमारे गुहिल आते हैं, हमारे राठौड़ आते हैं, हमारे चौहान आते हैं। इन सब ने इनका विरोध किया और जिन्हें हम पढ़ते भी हैं। गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमारों ने इन सल्तनत काल के सभी शासकों का सामना किया और हमारे राजस्थान भारत की रक्षा के लिए इन्होंने युद्ध किए। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। एक शासक आता है लोधी वंश का, और उसका नाम आता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और एक मुगल बाबर यहां पर आता है और लोधी से युद्ध करता है और इब्राहिम लोधी को इसमें पराजित कर देता है। नाम आता है बाबर, और यहां से ही मुगल सत्ता का प्रारंभ माना जाता है। फिर हम मुगल सत्ता का यहां से प्रारंभ मानते हैं। बाबर के बाद में जो शासक आते हैं उसका नाम आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। हुमायूं के बाद में अकबर आ जाता है। अकबर के बाद में जहांगीर आ जाता है, शाहजहां आ जाता है, औरंगजेब आ जाता है। इन सभी मुगल शासकों का जो विरोध किया, उन विरोध करने वालों में हमारे राजस्थान के राजाओं में गुहिल वंश, राठौड़ वंश, राठौड़ वंश। उसके बाद में हमारे चौहान भी आ जाते हैं। हाड़ा चौहानों ने भी इनका विरोध किया। ऐसे करके हमारे राजस्थान के कई वंशों ने, करौली, जैसलमेर, इन सभी शासकों ने इन सभी मुगल सत्ता के शासकों का बहुत परजोर विरोध किया। और ऐसे ही हमारे ये जो टॉपिक आते हैं हम इनको पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए मध्यकालीन में हमारे अरब तुर्क आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम इसमें पहला आक्रांता था। इनका विरोध जो किया गया हमारे गुर्जर प्रतिहारों ने, चौहानों ने, परमारों ने किया। उसके बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ पर एक बात आती है। अजमेर और दिल्ली के जो राजा आते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उन्होंने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी से, उसमें विजय रहे। लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा और उसमें उनकी पराजय होती है। यहाँ से हमारे भारत की स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पर से ही हमारे बाहरी आक्रांताओं का अधिकार हो जाता है और वहां से इसका एक जो गुलाम रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इस गुलाम वंश की यहाँ पर स्थापना करता है। और गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद और फिर लोधी वंश आता है। इन सभी वंशों को हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, जिन पर हमारे इन शासकों ने इनका विरोध किया था। हम इन सभी को पढ़ने वाले रहते हैं। राजस्थान में इन सभी शासकों को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था, उसके साथ में महाराणा सांगा का भी युद्ध होता है। लेकिन बाहरी आक्रांता बाबर इब्राहिम लोधी से युद्ध करता है और इब्राहिम लोधी इसमें पराजित होता है और वो दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लेता है बाबर, और मुगल सत्ता का यहाँ से प्रारंभ माना जाता है। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। फिर आगे जो मुगल वंशज आते हैं उन सभी से जो सामना किया वो हमारे राजस्थान के राजाओं में गुहिल वंश, राठौड़ वंश, इन सभी ने यहाँ पर इनका सामना किया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हम आधुनिक इतिहास के बारे में प्रवेश करते हैं। जैसे मराठाओं का आगमन होता है, औरंगजेब से मराठाओं का सामना होता है, तो हम उस सभी बातों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास में हम बात कर रहे थे मुगल सत्ता का यहाँ पर शासन था औरंगजेब। हम बात कर रहे थे औरंगजेब की। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। ये सारे भारत पर अधिकार करना इसकी महत्वाकांक्षी नीति थी। ये साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। लेकिन हम बात करते हैं भारत में मराठाओं की। ये हमारा ये भारत आ जाता है।
ये सब हमारा भारत है। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर औरंगजेब बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? औरंगजेब यहाँ पर बैठा हुआ है। हम अगर दक्षिण की बात करते हैं तो यहाँ हमारे मराठाओं का शासन है, मराठाओं का शासन है। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर भारत से औरंगजेब मराठाओं को अपने अधीन लाना चाहता है, लेकिन मराठा इसके अधीनता में आने को तैयार नहीं थे। मराठा उत्तर की ओर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन औरंगजेब बैठा हुआ है, इसकी वजह से ये उधर प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन हमारे एक शासक आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक थे तब तक औरंगजेब यहाँ पर अधीनता न कर पाया और न ही मराठा उत्तर भारत की तरफ जा पाए। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है, इस मृत्यु के पश्चात औरंगजेब के जो वंशज थे वो धीरे धीरे एक कमजोर शासक साबित हुए। उसके बाद में मराठाओं ने उत्तर भारत की ओर प्रवेश किया, राजस्थान में भी इन्होंने प्रवेश किया और मराठाओं ने प्रवेश करके राजस्थान के राजपूत राजाओं से चोट वसूली करना प्रारंभ कर दिया, साथ ही इनको लूटना प्रारंभ कर दिया। इन बातों से तंग आकर के इनको एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी, किनको? राजस्थान के राजाओं को। इस वजह से इन्होंने हुरड़ा सम्मेलन भी किया था, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, उसके बाद में जैसे मराठाओं से जब ये तंग आए तो फिर यहाँ हमारे एक कंपनी आई हुई थी और उस कंपनी का नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्होंने सहारा लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी भी मराठाओं से परेशान थी और राजस्थान के राजपूत राजा भी मराठाओं से परेशान थे। मराठाओं से बचने के लिए राजपूत राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी का सहारा लिया। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत राजाओं का सहायता देना तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी शर्तें इनके सामने रखी। ठीक है, अब उससे पहले जो हमारा एक टॉपिक आता है वो आता है मराठाओं का राजस्थान में प्रवेश। उसके बाद में इनसे परेशान होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने जो संधियां करी वो संधियां आती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य, यानी कि ईस्ट इंडिया आधिपत्य, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने जिन शर्तों पे संधियां करी वो संधियां इतनी खतरनाक थी कि बाद में राजपूत राजाओं को यह पता चलता है कि इनसे तो ठीक मराठा ही थे। लेकिन बाद में ये उन संधियों में उलझ चुके थे। संधियां भी कैसी कि हमारी सेनाओं का खर्चा आप उठाएंगे, कोई भी युद्ध करने जाएंगे तो आप पहले हमसे बात करेंगे, किसी से अगर आपको दोस्ती भी करनी है तो उससे भी पहले हमसे आप बात करेंगे। हमारी इन संधियों को नाम आता है, वो आती है हमारे 1807 से 1808 की संधियां। और इन्हीं संधियों के कारण राजस्थान के राजपूत शासक एक ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बंद करके रह गए। फिर बात हमारा जो बाद में टॉपिक आता है वो आता है हमारे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। फिर हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन। हमारे बाद में इसके बाद में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम आता है राजस्थान में प्रजामंडल। उसके बाद में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम आता है राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में जो नाम आता है उसका नाम आता है राजस्थान का एकीकरण। ये सभी टॉपिक हम राजस्थान के इतिहास के सिलेबस में हम पढ़ते हैं। ये हमारे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग ये सभी टॉपिक्स हमारे आते हैं। तो विद्यार्थियों हम इन्हीं को पढ़ेंगे और इसमें से सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।